हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे द्रव्यों के यांत्रिक गुण क्या है। आज की क्लास में बात करेंगे द्रव्यों के यांत्रिक गुण के बारे में बात करेंगे। आखिर इसकी जो परिभाषा होती है क्या होती है, और इन द्रव्यों जो द्रव्य होते हैं या कह सकते हैं जो भी पदार्थ के गुण होते हैं, जैसे ठोस हुए, द्रव हुए और गैस हुए, इन ठोस और द्रव और गैस जो तीनों प्रकार के इनको वर्गीकरण किया जाता है, पदार्थों को जो तीन प्रकार में वर्गीकरण किया जाता है, इनकी क्या खासियत होती है, क्या विशेषताएं होती है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज के सेशन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज के सेशन में हम लोग प्रारंभ करने से पहले एक बार पिछली क्लास को रिवीजन कर लिया जाए कि पिछले क्लास में हमने क्या रिवीजन किया था। पिछले क्लास को रिवीजन करने से आपको ये फायदा ही होगा। जो भी बिंदु कह सकते हैं या जो भी पॉइंट कह सकते हैं भूल गए होंगे, उसको दोबारा रिवीजन कराने से आपको आसानी से याद हो जाएगा और वो कभी नहीं भूलने की उम्मीद रहती है। देखिए, कल की क्लास में आपको बताया गया था जो होता है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या होता है, या ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा के बारे में बताया गया था। जो जूल होती है क्या होता है, जो जूल होता है, जूल सबसे छोटी मात्रा की इकाई होती है। जूल जो होती है ऊर्जा की सबसे छोटी मात्रा की इकाई होती है। और इसको अगर बड़े क्षेत्रों में अगर हम जहाँ पे ऊर्जा का ज्यादा खपत हो रही है, ज्यादा खर्च हो रही है, वहां पे अगर छोटी मात्रा में उपयोग किया जाएगा, उस मात्रा को उपयोग किया जाएगा तो कई असुविधाएं होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर आपको 10 लाख रुपए किसी को देना है, आप उसको 2000 के नोट देंगे तो वो उसको आसानी होगी, या उसको आप एक एक जैसे 100 के या 10 रुपए का नोट देंगे तब आसानी होगी। अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में पैसा देना है तो आप बड़े नोटों का उपयोग करेंगे, और कम मात्रा में पैसा देना है आप छोटे मात्रा में या कह सकते छोटे नोटों का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह जो ऊर्जा होती है, अगर जब ज्यादा खपत हो रही है तो जो उसका बड़ा मात्रा होगा उसमें उपयोग किया जाएगा। जब कम खपत हो रहा है तो वहां तो छोटा मात्रा जैसे जो जूल होता है उसका प्रयोग किया जाएगा। जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का खपत हो रहा है वहां पे आप किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है, जो बड़ा मात्रा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आपको ये बताया गया था। उसके बाद आपको बताया गया था जैसे जो 1 किलोवाट घंटा होता है क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है कितने जूल के बराबर होता है। आपको ये बताया गया था 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर, ये बताया गया था। उसके बाद दोबारा बताया गया था जैसे जो आपका जो घरों में इस्तेमाल होने वाला जो आपका ऊर्जा होती है, या कुटीर उद्योग जो होते हैं उसके इस्तेमाल करने के लिए जो भी ऊर्जा की खपत होती है वह किसमें उसका गणना किया जाता है, वह यूनिट होती है। क्या होती है, उसका यूनिट में गणना किया जाता है। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के। कितना, 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटे का होता है। और इसी के साथ दूसरा बताया गया था कि जैसे जहां पे विद्युत का उत्पादन हो रहा है, क्या है, जहां पे विद्युत का गृह होता है या कह सकते हैं जहां पे विद्युत का उत्पादन हो रहा है, वहां पे अगर विद्युत का जो वितरण किया जाएगा किस में उसका गणना की जाएगा, और उसकी बात की जाए तो उसका गणना किया जाता है मेगावाट में। किसमें, मेगावाट जो होता है वह सबसे ज्यादा कह सकते हैं उच्च ऊर्जा कह सकते हैं, उच्च मात्रा में अगर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वहां पे मेगावाट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपके विद्युत गृह होता है, जहां से विद्युत का उत्पादन होता है वहां से 1 मेगावाट का प्रयोग किया जाएगा। अगर 1 मेगावाट की बात की जाए, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, अगर 1 मेगावाट की बात की जाए तो 10⁻6 जूल वाट के बराबर होता है। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था। अब आज की जो क्लास होती है हम बात करेंगे द्रव्यों के यांत्रिक गुण क्या होता है। द्रव्यों के यांत्रिक गुण के बारे में बात करेंगे। आज की हेडिंग क्या है, द्रव्यों के यांत्रिक गुण। आज की क्या हेडिंग है, द्रव्यों की यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण, देखिए आपकी जो क्या आज की क्लास है, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो द्रव्यों की यांत्रिक गुण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। हेडिंग डालिए, द्रव्य किसे कहते हैं। इसमें देखिए द्रव्य किसे कहते हैं, जो द्रव्य की परिभाषा होती है, द्रव्य की परिभाषा के साथ साथ आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करेंगे। क्या होता है, द्रव्य की जो परिभाषा होती है उसी के साथ साथ हम आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। पहले जानेंगे द्रव्य का होता है, फिर उसके आगे हम जानेंगे जो उसका यांत्रिक गुण होता है, कैसे उसका यांत्रिक गुण के बारे में हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही फिर हमारी जो क्लास होती है निरंतर चालू रहेगी। देखिए द्रव्य क्या होता है, ऐसा मतलब मान लीजिए आप कोई भी ऐसा पदार्थ ले लीजिए, कोई भी वस्तु ले लीजिए। क्या होता है, ऐसा कोई भी वस्तु ले लीजिए या ऐसा कोई भी पदार्थ ले लीजिए जिसमें क्या हो, बस 2 कंडीशन ये होती है, दो चीजें उपस्थित होनी चाहिए उसमें। क्या होते हैं, आप किसी भी वस्तु को ले लीजिए या किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, किसी भी भार को ले लीजिए या कोई भी कुछ भी ले लीजिए, आप मान लीजिए उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए उसमें उसका जो होता है स्थान गति। क्या है, पहला कंडीशन होनी चाहिए द्रव्यमान होना चाहिए उस वस्तु में, और दूसरा कंडीशन होनी चाहिए वह स्थान गति हो। जब कोई भी वस्तु कह सकते हैं या कोई भी पिंड होते हैं जिसमें द्रव्यमान होती है वह स्थान गति है तो उसे द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। पर कहां से लिखिएगा, ऐसा कुछ भी लिख लीजिएगा, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी जो, ऐसा कुछ भी जिसमें क्या होता है, ऐसा कुछ भी जिसमें
जिसमें द्रव्यमान हो, क्या हो, जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, क्या हो, स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो, उसे क्या कहेंगे, उसे द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। एक बार पुनः परिभाषा से याद रखिएगा। ऐसे कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे चाहे आपके पास जो भी वस्तु हो, आप चाहे वस्तु को ले लीजिए, चाहे पदार्थ को ले लीजिए, चाहे कोई भी, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस उसमें दो परिस्थितियां ये उत्पन्न होनी चाहिए, वह द्रव्यमान होना चाहिए, क्या हो, उस पिंड का द्रव्यमान, उस पिंड का द्रव्यमान होना चाहिए, क्या है, पिंड का द्रव्यमान होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन होना चाहिए कि वह स्थान घेरती हो। जो भी पिंड लीजिए या जो भी वस्तु लीजिए उसको स्थान घेरती हो और उसमें द्रव्यमान हो, ये दो कंडीशन कह सकते हो उसमें होनी चाहिए, तो वह द्रव्य कहेगी, क्या होती है, वह द्रव्य कहलाएगी। और इसके आगे हम लोग जान लेते हैं, जैसे द्रव्य तो जान गए, अब किसी वस्तु में द्रव्य क्या होता है। अब पदार्थ को, जैसे आपको बताया गया है, बचपन से आप पढ़ते आएंगे, पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है, तो पदार्थों को 3 रूपों में वर्गीकरण किया गया है, 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। क्या है, पदार्थों को 3 रूपों में वर्गीकरण किया गया है। क्या होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। ये पदार्थों के 3 वर्गीकरण रूप होते हैं, या इससे भौतिक रूप से पदार्थों को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है या बांटा गया है। यहाँ पे लिखेगा, इसी में आगे भी नहीं लिखेगा, पदार्थों को भौतिक रूप से तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण, आखिर वो तीनों प्रकार कौन कौन से थे, ये आपको भी बताया गया। जैसे एक तो ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, तीसरा गैस होता है। किन किन भागों में, यहाँ पे लिखेगा ठोस, द्रव, गैस। पहला होता है ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, या द्रव्य लिखिए या द्रव लिखिए, और तीसरा जो होता है गैस होता है। क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। वैसे देखा जाए, जो आपको, अगर आपने कक्षा 9 या 10 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसमें पदार्थों के 5 प्रकार के वर्गीकरण किया जाता है। क्या है, पदार्थों का 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला ठोस बताया गया है, दूसरा द्रव बताया जाता है, तीसरा गैस बताया जाता है, चौथा प्लाज्मा बताया जाता है, और पांचवा जो होता है आर्किमिडीज बताया जाता है। क्या है, आर्किमिडीज बताया। ये 5 प्रकार के पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ 3 प्रकार का बात करनी है। क्या होता है, अभी हम लोग 3 प्रकार से जो वर्गीकरण किया जाता है, 3 प्रकार के बारे में जानेंगे। कौन कौन से, ठोस होता है, जो द्रव होता है, गैस होता है, ये तीनों के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर आपको इन तीनों में अंतर क्या होता है, ये क्या होता है, तीनों, पहली बात तो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। क्या होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं में अगर इनकी बात की जाए, द्रव और गैस की बात की जाए, क्या होते हैं, अगर द्रव और गैस की बात की जाए तो ये कैसे अवस्था में होंगी, ये तरल अवस्था में होंगी, ये कह सकते हैं द्रव्य अवस्था में होंगी। देखिए, इसमें क्या होता है, जो द्रव और गैस होते हैं ये प्रवाहित अवस्था में होते हैं। देखिए, जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, क्या होती है, पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती है, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। इन तीनों अवस्थाओं में ये जो दो अवस्था देखेंगे, क्या होता है, द्रव और गैस देखेंगे, ये प्रवाहित अवस्था में होते हैं। यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे देखिए, ये दोनों की अगर बात की जाए, द्रव और गैस की बात की जाए, यहाँ पे लिखेगा द्रव एवं गैस, गैस, द्रव एवं गैस, ये कैसी अवस्था में रहते हैं, प्रवाहित अवस्था में। प्रवाहित अवस्था क्या होता है, प्रवाहित अवस्था एवं प्रवाहित अवस्था, या यहाँ पे लिखेगा तरल अवस्था में। तरल अवस्था में क्या होता है, जो आपका द्रव होता है वह तरल ही अवस्था में तो होता है ना। क्या होता है, तरल अवस्था में, क्योंकि इसमें जो कह सकते हैं, जो पदार्थ रहता है, उसके जो अणु रहते हैं, ये कह सकते हैं, जो उसके अणु रहते हैं या जो पदार्थ की डेंसिटी रहती है वो बहुत दूर दूर तक रहती है। इसी वजह से वह पदार्थ तरल अवस्था में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, पदार्थ की डेंसिटी दूर दूर होती है। जिस पदार्थ में कह सकते हैं घनत्व अधिक पास पास रहेगा तो वो वस्तु ठोस अवस्था में रहेगी, ये होता है। उसके बाद अब हम जान लेते हैं, तो ये क्या होता है, द्रव अवस्था में होती है, प्रवाहित अवस्था में होती है, तरल अवस्था में पाया जाता है। जो द्रव और गैस होता है ये प्रवाहित अवस्था में होता है। देखेंगे, जो द्रव होता है अगर किसी भी स्थान पर रख देंगे तो वो द्रव रहेगा तो वो बह जाएगा, ये कह सकते हैं बहता रहेगा, या गैस रहेगा वो भी प्रवाहित होता रहेगा, निकलता रहेगा, वायुमंडल में फैलता रहेगा। उसी तरह अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, यही गुण होता है, क्या होता है, जो क्या होता है, देखिए, इनके जो प्रवाहित होना या तरल अवस्था जो होता है, यही गुण जो होता है इनको भिन्न करता है किससे, ठोस से। क्या होता है, यही दोनों गुण, या कह सकते हैं यही गुण जो होता है इनको द्रव से, या कह सकते हैं ठोस से भिन्न करता है। यहाँ पे लिखेगा ठोस से भिन्न करने का, ठोस से भिन्न करता है। इन्हें क्या करता है, ठोस से भिन्न क्या करता है, इनकी क्या विशेषता होती है ठोस से भिन्न करने का, जो इनके जो द्रव और गैस होते हैं
द्रव और गैस जो प्रवाहित अवस्था में रहते हैं, जबकि जो ठोस होता है इसके आकार की बात की जाए तो इसका आकार जो होता है निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि यहाँ पे लिखेगा द्रव एवं गैस, यहाँ पे लिखेगा जैसे देखिए ये होता है द्रव एवं गैस में आकार आकार सुनिश्चित नहीं होता है। क्या होता है? सुनिश्चित नहीं होता है। क्या होता है? जो आपका द्रव और गैस होता है इसका कोई भी आकार सुनिश्चित नहीं होता है। कोई किसी भी कह सकते हैं जिस भी पात्र रखेंगे, जिस भी जैसे भी आयतन का बर्तन रखेंगे उसी आयतन में या कह सकते हैं उसी बर्तन में अपने आकृति या कह सकते हैं जो उसका आकार होता है उसी आकार में ये ढल जाएंगे। क्या होता है? जो देखिए जो ठोस होता है उसका आकार आयतन सब निश्चित होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थों के आकार एवं आयतन सुनिश्चित होते हैं, जबकि द्रव एवं गैस जो होते हैं इनके आकार की बात की जाए तो इनके आकार सुनिश्चित नहीं होते, जबकि इनका जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, जबकि इनके आकार की बात की जाए द्रव एवं गैस के इनके आकार सुनिश्चित नहीं होता है। ये होता है आपके इसके। अब हम लोग जो अगली हेडिंग डालेंगे होता है ठोस किसे कहते हैं, सॉलिड किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखेगा ठोस। ठोस की परिभाषा लिखते हैं। क्या होता है? ठोस किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। क्या होता है? देखिए द्रव्य का वह प्रकार। क्या होता है? द्रव्य का वह प्रकार जिसका आकार एवं आयतन दोनों सुनिश्चित होता है। क्या होता है? आकार एवं आयतन दोनों सुनिश्चित होता है। द्रव्य का वह रूप या कह सकते हैं द्रव्य का वह रूप जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या है? आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहलाता है। क्या होता है? उससे ठोस कहते हैं या वह ठोस वस्तु कहलाती है। क्या होता है? इसमें क्या होना चाहिए? जो ठोस वस्तु होती है उसमें आकार एवं आयतन सुनिश्चित हो। क्या हो? आकार एवं आयतन सुनिश्चित होता है। यहाँ पे लिखेगा द्रव्य का वह प्रकार। क्या होता है? द्रव्य का वह प्रकार। द्रव्य का वह प्रकार जिसमें क्या होता है? जिसमें आकार एवं आयतन निश्चित हो। ठोस में क्या होता है? आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि जो द्रव होता है उसमें आकार निश्चित नहीं होता है। जो द्रव एवं गैस होते हैं उनको आकार अनिश्चित होता है, जबकि ठोस में आकार एवं आयतन दोनों निश्चित अवस्था में होते हैं। और इसके बाद जो ठोस होते हैं इनके प्रत्यास्था की बात की जाए तो इनकी प्रत्यास्था होती है। जो ठोस पदार्थ होते हैं क्या होता है? ठोस पदार्थों की एक यांत्रिक प्रत्यास्था होती है। क्या होती है? ठोस पदार्थों में एक यांत्रिक प्रत्यास्था होती है। यहाँ पे लिखेगा ये ठोस पदार्थों में यांत्रिक प्रत्यास्था होती है। क्या होती है? यांत्रिक प्रत्यास्था। यांत्रिक प्रत्यास्था होती है। देखिए अभी आज की क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे। क्या होता है? हम लोग अगली क्लास की बात करेंगे जब उसमें हम लोग जानेंगे प्रत्यास्था किसे कहते हैं, या प्रत्यास्था किसे कहते हैं, या इलास्टी किसे कहते हैं। क्या है? इलास्टी किसे कहते हैं। देखिए प्रत्यास्था का मतलब होता है जब कोई वस्तु को खींचा जाए, खींचने के पश्चात अगर उसको छोड़ दिया जाए, जो उस पर आरोपित बल लगाया जा रहा है वो आरोपित बल हटा दिया जाए तो वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, तो वही आप पे क्या कहलाता है? वही आपकी प्रत्यास्था कहलाती है। क्या होती है? अगर कोई भी वस्तु है उसको खींच रहे हैं, उस पर कोई भी प्रत्यारोपित बल लगा रहे हैं, उस प्रत्यारोपित बल को अगर उस पर छोड़ दे रहे हैं, मुक्त कर दे रहे हैं वस्तु को, वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? प्रत्यास्था कहलाएगी। क्या होता है? प्रत्यास्था कहलाएगी। देखिए आज की क्लास में हमने क्या किया है? जो पदार्थ की यांत्रिक गुण होता है। क्या होता है? पदार्थ के यांत्रिक गुण के बारे में जाना। तो पदार्थ का यांत्रिक गुण क्या होता है? या द्रव्य का यांत्रिक गुण होता है। सबसे पहले द्रव्य की परिभाषा जाने। कोई भी वस्तु ले लीजिए या कोई कुछ भी ले लीजिए, बस उसमें दो परिस्थितियां ये उत्पन्न होनी चाहिए, उसका द्रव्यमान होना चाहिए और वह स्थान घेरती हो, तो उन्हें हम द्रव्य कहेंगे। उसके अलावा फिर हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। पदार्थों को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में। अगर इनकी तुलना की जाए, जो द्रव और गैस होते हैं ये तरल अवस्था में होते हैं या प्रवाहित अवस्था में होते हैं, जो कि ठोस से ये भिन्न करते हैं या अपने आप को ठोस से अलग करते हैं। और इसी के साथ साथ बताया गया जो ठोस होते हैं उसके आकार की निश्चित होती है। जो ठोस वस्तु होती है उसका देखेंगे आकार सुनिश्चित होती है, जबकि जो द्रव और गैस होते हैं जिस हिसाब से या जिस पात्र में उनको रखा जाता है वह उसी का आकार घेर लेते हैं, उसी के आकार में अपने आप को ढाल लेते हैं। ये अंतर होता है। उसके बाद हम लोग ठोस के बारे में जाने कि वह ये कह सकते हैं ठोस की परिभाषा क्या होते हैं? द्रव्य का वह प्रकार। क्या होता है? द्रव्य का वह प्रकार जिसमें आकार एवं आयतन दोनों सुनिश्चित हो। क्या हो? आकार एवं आयतन दोनों सुनिश्चित होता है, हम उसे ठोस कहते हैं। ठोस पदार्थों में यांत्रिक प्रत्यास्था कहते हैं, यांत्रिक प्रत्यास्था कहा जाता है, होता है। अब हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे या ये जो प्रत्यास्था होती है या इलास्टी होती है, इलास्टी किसे कहते हैं, इसकी क्या सीमा होती है और इसके क्या संभावना होती है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग अगली क्लास में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के साथ हम लोग रोजाना उपस्थित होते हैं।
और अपने कामयाबी में अगर अपने सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन करिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।